सब जानना चाहते हैं कि गनी हुकूमत के आखिरी चंद घंटों में क्या हुआ, वहाँ ऐसे क्या हालात पैदा हुए, वहाँ क्या सिचुएशन थी, किस तरह से गनी जो है वो सदारती महल को छोड़कर निकले। ये एक ऐसा राज है कि जो अभी BBC की एक रिपोर्ट शाया हुई है जिसमें तमाम ये राज और ये वाक़यात को ऐनी शाहिदीन के मुताबिक डिस्क्लोज किया गया है। अस्सलाम दोस्तों, मेरा नाम है फरहत और आप लोग देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल फरहत वर्ल्ड। दोस्तों, इतनी तरबियत याफ्ता फ़ौज, इतनी ज़्यादा बैनुल-अक़वामी हिमायत के बावजूद गनी हुकूमत इस तरह से पिघल गई जैसे कि बर्फ़ पिघल जाती है। सब लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर उस दिन, उन लम्हों में, उन घंटों में आखिर हुआ क्या, कि किन हालात में गनी मुल्क को छोड़कर बैरून मुल्क पनाह लेने पे मजबूर हुए। और उस दिन यानी 15 अगस्त के दिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि लोग जो थे वो बैंकों के अंदर लाइन अप हो गए, लोग एयरपोर्ट की तरफ भागने लगे। वो आखिर क्या अफवाहें थी, वो क्या मंजर था। दोस्तों, BBC ने अभी एक रिपोर्ट शाया की है जिसमें ऐनी शाहिदीन के उन्होंने मुशाहिदात को कलमबंद करते हुए उसको उन्होंने शाया किया है, जिसके मुताबिक तमाम हाल उस दिन का बताया गया है। दोस्तों, एक दिन पहले तक अशरफ गनी जो थे वो अपने जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे वो जनरल हेडक्वार्टर्स का दौरा कर रहे थे। लेकिन 15 अगस्त के दिन, जब 15 अगस्त की सुबह हुई है, तो वो एक ऐसी सुबह थी कि जो बिल्कुल एक गैर यकीनी सुबह थी। उस दिन अशरफ गनी और अमेरिकन जनरल आई थिंक वेस्ले वो मिलकर कोई एक ऐसा प्लान तश्कील दे रहे थे कि जिसके तहत तालिबान से ऐसे मुज़ाकरात किए जाएं कि वो काबुल में दाखिल ना हो सकें और उनको उबूरी हुकूमत में, यानी कि जो एक नई हुकूमत फॉर्म देंगे उसमें उनको एक हिस्सा दिया जाए। तो इस तरह से ये मामला चल रहे थे। मुझे लगता है कि अशरफ गनी बड़े आराम से बैठे थे, उनको ऐसा लगता था कि अमेरिका उनके सर पे है और सारे मामला जो हैं वो बड़े खुश उसलूबी से अंजाम पा जाएंगे। एक नई उबूरी हुकूमत आ जाएगी जिसमें वो शामिल होंगे और तालिबान भी शामिल होंगे और आगे गवर्नमेंट जो है वो इस तरह से फॉर्म हो सकेगी। लेकिन दोस्तों, जिस लम्हे ये प्लान ये लोग तश्कील दे रहे थे, अशरफ गनी और ये एडमिरल वेस्ले जो थे ये प्लान तश्कील दे रहे थे, उसी लम्हे मज़ार शरीफ और जलालाबाद में तालिबान जो है वो दाखिल हो चुके थे। एक मामूली मज़ाहमत के बाद वो दाखिल हो चुके थे। ये खबरें जब काबुल तक पहुंची तो काबुल के शहरियों को वाज़ा तौर पर अंदाज़ा हो गया कि अब आगे क्या होने वाला है। मुझे हैरानी है कि अशरफ गनी को इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हुआ। वो लम्हात के जब अपने मुल्क के लोगों को, अपनी आवाम को, जब उनको चाहिए था कि वो उनको लड़ने के लिए राजी करें, उनको अपने दिफा के लिए राजी करें, उस लम्हे वो ये तसल्ली दे रहे थे कि सब मामला ठीक हो जाएंगे और हम मुज़ाकरात के जरिए मामला को तय कर लेंगे। उन्हीं 15 अगस्त को ही उन्होंने एक वीडियो जो है उनकी एक फेसबुक पे आई जिसमें उन्होंने एक लोगों को बताया कि हम मामलात को तय कर रहे हैं, हम मुज़ाकरात के बारे में बातें कर रहे हैं, कुछ इस तरह से। और एक स्पीकर पे उन्होंने गुफ्तगू शुरू की जिसमें वो उनके जो वज़ीर दिफा थे उनके साथ वो बात कर रहे थे गालिबन के किस तरह से मुज़ाकरात जो हैं वो तालिबान से किए जाएंगे और तालिबान काबुल में दाखिल नहीं होंगे। दोस्तों, ये इस तरह के जो वाक़यात थे ये मतवातिर हो रहे थे। लेकिन उस सुबह, ये जो इतवार की गालिबन सुबह थी, 15 अगस्त की सुबह थी, सुबह से ही शहर में बेचैनी फैल चुकी थी। शहरी जो थे उनको खबरें मिल रही थी क्योंकि सोशल मीडिया पे वीडियोस अपलोड हो रही थी कि तालिबान जो काबुल के गिरदोनवा के जो इलाके हैं वहां पर वो दाखिल हो चुके हैं। तो शहरियों में शदीद बेचैनी फैल गई थी और वो किसी भी बयान के ऊपर, अशरफ गनी के और या गवर्नमेंट या किसी बयान पर वो यकीन करने को तैयार नहीं थे। हालात इतने खराब हो गए कि बैंकों के बाहर लाइनें लग गईं। लोग पैसा लेने के लिए आपस में वहां पे एक बड़ा बेनज़मी और बड़ी बदतरतीबी जो है वहां पे देखने में आई। हजारों लोग जो थे वो जो कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, जिन्होंने गवर्नमेंट में काम किया था, इसके अलावा जो और लोग थे वो जो तालिबान के ज़ेर असर हुकूमत में नहीं रहना चाहते थे, उन्होंने रुख किया एयरपोर्ट का, क्योंकि ऐसी इतलात मिल रही थी कि जो वहां पर जो अमेरिका के जो फौजी हवाई जहाज हैं वो उन ऑफिशियल्स को अब अपने जहाज में जगह दे रहे हैं अपने अमेरिकन फौजियों के साथ जिन्होंने उनके साथ काम किया था। तो उनके साथ आम लोग भी शामिल हो गए और बहुत ही उसके बाद अफसोसनाक वाकयात आपने देखे कि कुछ लोग जो थे वो जहाज के विंग पर बैठे हुए थे, वो जहाज पर बुलंद हो गया और वो नीचे गिर के हलाक हो गए। तो जो 2 अफराद गिरे थे उनमें से एक जो था वो गालिबन वो डॉक्टर थे और एक फुटबॉलर थे। तो ये बड़े ही अफसोसनाक वाकयात पेश आने शुरू हो गए और इस लम्हे जबकि काबुल जो था वो बिल्कुल
इनसिक्योर हो गया तो एक वफ्द था जो कि पाकिस्तान जाने के लिए रवाना हुआ, जिसमें कि उनका ये ख्याल था कि हम पाकिस्तान के ऑफिशियल से ये बात करेंगे कि जो नई जो उबूरी हुकूमत होगी अफगानिस्तान में उसकी क्या फॉर्मेशन होगी, क्या उसके खदोखाल क्या होंगे। तो एक पूरा वफ्द जो था वो पाकिस्तान जाने के लिए रवाना हुआ, जिसमें अफगानिस्तान के कौमी असेंबली के स्पीकर भी थे। लेकिन दोस्तों इस वक्त तक हालात इतने बिगड़ चुके थे कि अशरफ गनी का अपने साथियों से भी रब्ता नहीं हो पा रहा था। इस तरह की सूरत हाल में जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे और जो हुकूमती इदारों के जो अहम ओहदों के लोग थे वो इंतजार कर रहे थे कि उन्हें सदारती महल से कोई हिदायत मिले, लेकिन सदारती महल से किसी भी किस्म की हिदायत नहीं आ रही थी। गवर्नमेंट के मुख्तलिफ जो ऑफिशियल्स थे वो ग्रोहों में बढ़ गए थे, वो तितर बितर हो गए थे और मामला काफ़ी जो है वो दिगरगू हो गए थे। हालांकि ये जो 15 अगस्त की सुबह थी, चूंकि उससे पहले अशरफ गनी बिल्कुल आराम से बैठे हुए थे और बिल्कुल उन्होंने ये अपने तमाम दोस्तों को, मुल्क को यकीन दिलाया हुआ था कि काबुल में तालिबान दाखिल नहीं होंगे और हम कोई मुज़ाकरात के जरिए उनको मामला को तय कर लेंगे। तो यानी उस दिन जो सुबह हुई है, तमाम जो सदारती महल का अमला था वो बाकायदा उसी तरीके से आया जैसे कि वो रोज आता था। तो लेकिन शहर में सरासीनगी फैल गई थी, लोग जो थे वो उन्हें अंदाजा हो गया था कि इस वक्त इस शहर के ऊपर किसी भी लम्हे तालिबान दाखिल हो सकेंगे। मुझे अफसोस के साथ ही कहना पड़ रहा है कि अशरफ गनी को इस बात का मुकम्मल तौर पे अंदाज़ा नहीं हुआ। वो सितंबर आई थिंक 2014 से इस अफगानिस्तान के सदर थे, लेकिन उन्होंने तालिबान की क़ुव्वत को जज करने में, तालिबान के जो एक्शंस थे उनको जज करने में मेरे ख्याल में वो बिल्कुल गलत अंदाज़ा उन्होंने लगाया। वो बिल्कुल समझने में नाकाम रहे कि तालिबान कितनी रैपिडली जो है वो कब्जा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक सूरत हाल थी। तालिबान काबुल के दरवाजे पहुंच चुके थे, काबुल की चारों तरफ से वो जो अतराफ थे वहां से, सराउंडिंग से वो दाखिल हो रहे थे। शहर की सूरत हाल बिगड़ चुकी थी। शहर में बिल्कुल एक बेयकीनी और एक खौफ का जो था वो आलम था। लोग एयरपोर्ट की तरफ भाग रहे थे, लोग बैंकों से पैसे निकालने के लिए एक हंगामा मचा हुआ था। और उस लम्हे जो अशरफ गनी थे वो अपने सदारती महल में बैठे हुए, उनको इस बात का अंदाजा हुआ कि मामला उनके हाथ से निकल चुके हैं और उनके सदारती महल के जो उनकी सिक्योरिटी के अमला था उनसे उनकी बातचीत हुई। उन्होंने 3 हेलीकॉप्टर जो थे वो उन्होंने मंगवाए। 3 हेलीकॉप्टर जो थे वो सदारती महल में आए, वो उसमें सवार हुए। अब यहाँ पर एक जो ऐनी शाहिदीन के मुताबिक जो सदारती महल का जो अमला था, जो हिफाजती अमला था और जो ऑफिशियल्स थे, उनमें काफी तकरार हुई, काफी झगड़ा हुआ। जो कुछ लोग उसमें उनके साथ बैठना चाहते थे और कुछ जो थे वहां रह गए। अब यहाँ पर एक अजीब गरीब सूरत हाल ये थी कि जो गवर्नमेंट के कुछ ऑफिशियल्स जो थे वो एयरपोर्ट पे बैठे हुए थे और वो इंतजार कर रहे थे कि अशरफ गनी आएंगे और उनके साथ वो ये मुल्क छोड़ेंगे। तो उनको ये बात मालूम नहीं थी कि अशरफ गनी पहले ही इस मुल्क को छोड़ चुके हैं। पहले वो उज़्बेकिस्तान के शहर तिरमिज़ गए और तिरमिज़ से वो यूएई चले गए। यूएई ने उनको सियासी पनाह उनको दे दी और इतलात ये है कि वो काफ़ी पैसा, काफ़ी डॉलर जो हैं वो साथ लेकर गए। और जिसकी भी हाल ही में अभी कल परसों उनकी अशरफ गनी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आई जिसमें उन्होंने तरदीद की उसकी। बहरहाल ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते और ना ही हमारे पास इसको जांच करने का कोई मुसद्दिक़ा जरिया है। हम सिर्फ जो रिपोर्ट्स आ रही हैं इंटरनेशनल, हम उनको उसी के ऊपर हम डिस्कशंस कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि इतवार की दोपहर 3 बजे अशरफ गनी हेलीकॉप्टर में सवार होकर उन्होंने वतन छोड़ दिया, मुल्क छोड़ दिया। उस वक्त दोपहर के 3 बजे तक अफगानिस्तान की तमाम हुकूमती मशीनरी, तमाम फौज, तमाम इदारे मुनहदिम हो चुके थे, गिर चुके थे। और जो हुकूमती फौज में जो लोग शामिल थे, जो स्टाफ था, जो ट्रैफिक पुलिस था, जो एयरपोर्ट का अमला था, वो सब जो है वो वहां से भाग चुका था। आर्मी ने अपनी वर्दियां उतार दी थी। वो तमाम जो इदारे जो यूनिफॉर्म पहनते थे वो सब अपनी यूनिफॉर्म उतार के आम लोगों में घुल मिल चुके थे या वो कोशिश कर रहे थे कि एयरपोर्ट तक पहुंचे। एक क्योस था, एक हंगामा था और वो सब आप लोगों ने देखा वीडियोस के अंदर। तो यूं एक 20 साल का जो एक अहद था, जो एक हुकूमत थी जो कि तालिबान को खत्म करके कायम की गई थी अमेरिका और उनके इत्तेहादियों की तरफ से, यूं एक हुकूमत जो है वो इख्तिताम को पहुंची। ये हुकूमत यकीन करती थी कि ख़वातीन जो है उनके साथ काम करें, ख़वातीन के लिए स्कूल हों, यूनिवर्सिटीज़ हों और ख़वातीन का हुकूमत में भी हिस्सा हो, ख़वातीन को मिले तमाम मुलाज़मतों में, तमाम जो भी मौक़े हैं ज़िंदगी के उसमें। और यूं एक 20 साल का जो अहद था वो इख्तिताम पजीर हुआ
अब जब ये खबर फैली कि अशरफ गनी मुल्क से जा चुके हैं, तो तालिबान जो थे, जो पहले कुछ तजब्जुब का शिकार थे, कुछ हिचकिचाहट का शिकार थे मुकम्मल तौर पे काबुल में दाखिल होने के लिए, वो एकदम चारों तरफ से काबुल में दाखिल होने लगे और एक हाहाकार मच गई। पूरा काबुल में चारों तरफ से अफगान तालिबान जो थे उनकी गाड़ियां दाखिल हो रही थी और वो सबसे पहले सीधे सदारती महल पहुंचे और सदारती महल में पहुंचकर उन्होंने वही मेज जहां पर कुछ देर पहले अशरफ गनी ने, कुछ घंटों पहले अशरफ गनी ने कौम से खिताब किया था, फेसबुक पे अपनी वीडियो शेयर की थी, वहीं पे बैठकर उन्होंने अपनी एक अवाम से खिताब किया। इधर पहले वहां पे अशरफ गनी जो थे वो अपनी अवाम को यकीन दिला रहे थे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम तालिबान से मुज़ाकरात कर रहे हैं। और थोड़ी देर के बाद वहीं उसी मेज पर, उसी कुर्सी पे तालिबान बैठकर जो है अपनी फतह का ऐलान कर रहे थे। तालिबान का जो एंट्रेंस हुई है सदारती महल में वो बड़ी ही गैर मुतवक्का थी खुद उनके लिए, वो खुद बड़े हैरान परेशान थे। यानी कि जब वो सदारती महल में दाखिल हुए हैं और जो उसके बाद वीडियोस आई तो वो खुद बड़े हैरान परेशान थे कि एकदम हम कैसे काबुल पे हम कब्जा कर गए। तो जहां तक मैं समझता हूं कि इसमें बहुत बड़ा हाथ इसमें अशरफ गनी का था, जिन्होंने अपने मुल्क की आवाम को मुत्तहिद नहीं किया, अपने मुल्क की आवाम को लड़ने के लिए तैयार नहीं किया। याद रखें कि जब कोई मुल्क जंग में जाता है तो ये लीडर की जिम्मेदारी होती है कि अपनी आवाम को राजी करे, अपने आवाम को तैयार करे उस जंग को लड़ने के लिए, कि जो उस मुल्क की जो आर्मी है और उस मुल्क की आवाम है वो दोनों साथ मिलकर जो है लड़े, चाहे मरे या जिए, लेकिन अपने मुल्क के दिफा के लिए अपने खून का आखिरी कतरा तक निछावर करें। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। अशरफ गनी जो थे वो मुल्क छोड़ के, फौज जो थी वो वर्दी उतार के जा चुकी थी और अवाम बेयारो मददगार थे। ना उनके दिफा के लिए कोई अफगान आर्मी थी और ना ही वो खुद अपना दिफा कर सकते थे। तो ये बड़ी ही एक मायूसकुन सूरत हाल थी। मैं समझता हूँ कि किसी भी मुल्क के लिए बहुत जरूरी होता है कि उसके जो लीडर हैं वो अपनी आवाम को मुत्तहिद करके रखें और फौज और अवाम दोनों को एक कनेक्शन करके रखें। और किसी भी मुल्क में जब आप किसी मुल्क को आप तोड़ना चाहते हैं, तबाह करना चाहते हैं, तो सबसे पहले फौज और अवाम का कनेक्शन जो है उस पर हमला करते हैं। और जब फौज और अवाम का कनेक्शन टूट जाता है तो फिर एक जैसे कि ईस्ट पाकिस्तान में हुआ कि फौज और अवाम का कनेक्शन जो है वो तोड़ा गया और उसके बाद जो गलतियां और जो बेवकूफ़ियां उस वक्त के फौजी जनरल्स ने की वो सबके सामने हैं और उसके बाद फिर जो रिजल्ट आया वो भी सबके सामने है। तो मैं समझता हूँ कि एक मजबूत ताकतवर फौज जो है वो बहुत ज़रूरी है किसी मुल्क के लिए, लेकिन साथ में ये भी ज़रूरी है कि वो ताकतवर फौज जो है वो सिर्फ अपने मुल्क की हिफाजत के लिए खड़ी हो, ना कि हुकूमती इदारों में मदाखलत के लिए। तो दोस्तों ये थी वो रुदात जो 15 अगस्त के दिन पेश आई। अभी जो तालिबान ने अपनी कैबिनेट का ऐलान किया है उस कैबिनेट में कोई खातून नहीं है, जिनके समझ नहीं आता कि ये सब ऐसा क्यों हुआ। अगर यही कुछ होना था, अगर तालिबान को इसी तरीके से ये मुल्क हवाले करना था तो फिर 20 साल जंग लड़ने का क्या फायदा था। दोस्तों ये एक बात मैं बता दूं कि पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया जाता है कि पाकिस्तान ने तालिबान की हिमायत की है, लेकिन कोई इस बात को नहीं समझने की कोशिश करता कि अगर अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के लोग अपनी ज़मीन को इंडिया के हाथों पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने देंगे तो कोई भी मुल्क इस बात की इजाज़त नहीं देगा कि वो अपने 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 बैकयार्ड में, यानी कि अपने पीछे, सामने तो इंडिया है ही, अपने पीछे भी इंडिया को वो जगह दे कि वो उसको मौका दे कि वो बलोचिस्तान में मुदाखलत करे। अफगान अवाम को ये थोड़ा समझने की जरूरत थी। इसमें गलती अफगान अवाम की नहीं है, अफगान सियासतदानों की है जो मुकम्मल जाके भारत की गोद में बैठ गए और इंडिया और पाकिस्तान की एक प्रॉक्सी वॉर अफगानिस्तान में शुरू हुई और इंडिया और पाकिस्तान की इस प्रॉक्सी वॉर में अफगानिस्तान के अवाम का सत्यानाश हो गया। और पाकिस्तान जो था उसके पास, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने जो कुछ भी किया पाकिस्तान उसकी तरदीद करता है। पाकिस्तान कहता है कि हमने तालिबान की कोई मदद नहीं की, लेकिन बहरहाल मैं एक पर्सनली जो मैं समझता हूँ तारीख का तालिब होने की हैसियत से, अगर आप किसी मुल्क को इस तरह से डराएंगे, इस तरह से धमकाएंगे कि उसके दुश्मन जो है, उसके दुश्मन को अपनी ज़मीन देंगे कि वो उसके खिलाफ ज़मीन को इस्तेमाल करे, तो जाहिर सी बात है वो मुल्क चुप नहीं बैठेगा, वो भी कुछ ना कुछ करेगा। तो ये जो खारजा पॉलिसी होती है, ये जो फॉरेन पॉलिसी होती है, इसमें तवाज़ुन बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।